First of all, we're going to understand the question. Okay. Then we'll start with solution. पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम सॉल्यूशन उसका करेंगे कि तुमको किस तरीके से बैलेंस शीट दिया होगा, फिर तुमको कैसे लिक्विडेशन करना है. ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा. See, Jagruti Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2017 when the following balance sheet was prepared. जागृति लिमिटेड जब वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जाता है या किसी भी लिक्विडेशन में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, तो बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें. बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है वो भी हम देख लेंगे कि तुमको ये चीजें ध्यान रखना है. शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो ये हमें दोनों ही चाहिए होगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं होता है लिक्विडेशन में, तो इसको हम इग्नोर करेंगे. नॉन करंट लायबिलिटी हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है. तो 15% डिबेंचर्स, यानी तुम्हारा जो स्टेटमेंट था डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, ठीक है, वहां पे हम लिखेंगे. बैंक लोन दिया है, बैंक लोन के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया होता तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता, बट यहाँ पे लिखा है सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट और अमाउंट है उसका 80,000, 80,000 रुपए. ठीक है. करंट लायबिलिटीज में दिया है ट्रेड पेबल, जिसमें है क्रेडिटर्स. अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क एंड सैलरी ऑफ वर्कमैन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सैलरी ऑफ वर्कमैन एकदम स्टार्टिंग में हम ऊपर लिखते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क हम गिनेंगे कि कितना आउटस्टैंडिंग आएगा, उसके हिसाब से हम पे करेंगे कि 20,000 4 मंथ या एक्चुअल जो भी आता है वो. देन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर में प्लस हो जाता है. देन वी हैव ट्रेड पेबल्स, तो वो वहां पे आएगा तुम्हारा क्रेडिटर्स वाला, सॉरी अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो आएगा तुम्हारा. तो ये क्रेडिटर्स जो तुम्हारे हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट में नहीं लिखा कि ये तुम्हारे सिक्योर्ड है, इसलिए पूरे के पूरे क्या हो गए, अनसिक्योर क्रेडिटर्स हो गए. इतने तुम्हारे असेट्स है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है. असेट्स में हम नीचे देखेंगे कि दूसरी वैल्यू दी है कि कितना रियलाइज हुआ तो वो लेंगे, जिसका नहीं बोलते हैं वो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट से ले लेंगे. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 1 लाख का, तो यहाँ पे हमें तुरंत लाइट होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या बोला था, बैंक लोन 80,000 है, सिक्योर्ड है किसके सामने, इन्वेस्टमेंट के सामने, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख. तो हम देखेंगे आगे क्या है. इन्वेंटरीज तुम्हारा दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है. ठीक है, स्टॉक डेटर्स कैश ये सारे तुम्हारे एसेट्स है. नीचे उसका क्या दिया है हम देखेंगे. कैश का कभी भी कुछ नहीं देते, कैश जितना बैलेंस शीट में लिखा है वो सीधा का सीधा हम वहां पे, या बैंक जितना बैलेंस शीट में लिखा है बैंक बैलेंस, सीधा का सीधा हम वहां पे लिख देते हैं. एडजस्टमेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के हम समझेंगे. द बैंक हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट book value and surplus amount of rupees 20,000 was returned to the liquidator. ठीक है. and other assets realized are as under. अब उसने क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिटर्स ने सेल कर दिए, खुद नहीं, और बाकी का 20,000 लिक्विडेटर को दे दिया. आएगा तब हम ये स्टेटमेंट समझेंगे, अभी हम सिर्फ अपना काम का काम करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, एक काम करते हैं हम स्टार्ट कर देंगे. सम का नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेते लास्ट. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर रुपीज 15,000, डायरेक्ट ही दिया होता है तो अपने को मिल गया. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो है वो है 5% ऑन असेट्स रियलाइज बाय हिम, यानी जो भी अमाउंट वो रियलाइज करता है उस पे उसको 5% मिलेगा. डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30/9/2017, ये डिबेंचर का पॉइंट आएगा तब हम समझेंगे. Preferential preference shares are cumulative and preference dividend is in areas for last 2 years. ये जब हम preference shares आएगा तब समझेंगे. तो without wasting time, we'll start with our example. सबसे पहले अगर हमें फॉर्मेट याद है या तुम्हारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ है तो उसमें आता है कैश एंड बैंक बैलेंस. तो क्या बैलेंस शीट में तुम्हें कैश या बैंक बैलेंस दिया है? बिल्कुल दिया है, हमने अभी लास्ट में ही देखा 9,100 रुपीज. तो हम सीधा का सीधा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे टू कैश, और कितना है अपना 9,100. ठीक है.
फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है फॉर्मेट के हिसाब से, असेट्स रियलाइज या तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। अब दोनों चीजें, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो अब भी मैंने तुमको आगे फॉर्मेट समझाते वक्त समझाया था आगे के वाले में कि भाई सबसे पहले देखना है हमें कि असेट्स जो है तुम्हारे, ठीक है, वो किसने सेल की है। अगर तुम्हारा एसेट खुद लिक्विडेटर ने सेल किया है तो हमें सरप्लस वाला कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिक्योर क्रेडिटर का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और एसेट्स रियलाइज का टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। बट सब में हमें क्या बोला गया है कि द बैंक हैज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक यानी खुद क्रेडिटर, क्योंकि ये बैंक लोन था, क्रेडिटर ने खुद ने बेच दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बैंक ने खुद ने बेचा है तो हम सिर्फ सरप्लस वैल्यू लेंगे। ये याद रखने का, ये याद रखने के पीछे एक ही रीजन है कि असेट्स रियलाइज पे लिक्विडेटर का जो परसेंटेज है तुम गलती से उसको इन्वेस्टमेंट के साथ ना ले लो, यानी हम असेट रियलाइज उसे ही कंसिडर करते हैं जो लिक्विडेटर ने खुद ने बेचा है, और ये जो असेट है यानी इन्वेस्टमेंट है वो बैंक ने बेचा है। तो बैंक जब बेच रहा है 80,000 है उसका, और उसने कितना रियलाइज किया, 1 लाख रुपीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, तो यहाँ पे 1 लाख का उसने, अगर हमें नहीं बोलते कि सरप्लस 20,000 है तो भी अज्यूम कर लेते हम, 1 लाख के सामने हमें कितने देने थे, 80,000, तो 20,000 क्या होगा तुम्हारा, सरप्लस होगा, ठीक है। तो वो सरप्लस जो है वो तुम कहाँ पे लिखोगे, एसेट्स रियलाइज में। यानी हमें इन शॉर्ट ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा हम यहाँ पे क्या नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सरप्लस फ्रॉम सोल्ड, और वो तुम्हारा कितना है, तो वो तुम्हारा आया 20,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है बाकी के एसेट्स। तो बाकी के एसेट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। और अगर स्टॉक एंड डेटर्स, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, अदर असेट्स रियलाइज एज अंडर, यानी ऊपर जो भी वैल्यू दिया है कंसिडर नहीं होगा। मेरे यहाँ पे तो मैंने बोल दिया 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, पर बाहर बाहर से मुझे कितना पैसा मिल रहा है, तो जो पैसा मिला है उससे ही हम रिसिप्ट कंसिडर करेंगे। तो बिल्डिंग 3 लाख, फर्नीचर 2,000, मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 2,60,000, एंड डेटर्स जो है वो हुआ तुम्हारा 20,000। तो ये जो वैल्यू दिया है उसी को हम वहां पे लिखेंगे। तो बिल्डिंग है वो है तुम्हारा 3 lakhs, फिर नेक्स्ट जो वो है तुम्हारा फर्नीचर, वो है 2,000, यानी नीचे जितना रियलाइज हुआ उतना ही हमें लिखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा मशीनरी, वो है तुम्हारा, यू हैव स्टॉक 2,60,000, देन वी हैव 20,000। ये सबका टोटल अगर हम करते हैं तो जो भी तुम्हारा टोटल आएगा वो हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो तुम्हारा टोटल आएगा 2,000, दैट वुड बी योर टोटल ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटम जो अपनी होती है वो तुमको मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था
कि भाई जो भी तुम्हारा कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर्स है वो, बट हमने पूरे सम में देखा कि कहीं पे भी कॉल मंगवाया नहीं है। ठीक है, मंगवाया होता तो यहाँ पे लिखा होता। और दूसरा चीज, उसके लिए शेयर्स पार्टली पेड होना भी जरूरी है। ये दोनों के दोनों शेयर्स फुल्ली पेड है, यानी 100 रुपए के शेयर है तो 100 रुपए उन्होंने दे दिए है, ये भी 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपया दे दिया है, तभी ये 2 लाख और 1 लाख 1 लाख आ रहा है। तो वैसे ही वो पार्टली पेड नहीं हो रहा। अदरवाइज तुमको बोलते हैं कि जितना अमाउंट है बाकी वो मंगवा दो, तो हम ऊपर देखेंगे कितना बाकी है और हम वो मंगवा लेंगे, आएगा सम्स में वो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट आएंगे हम क्रेडिट साइड पे, सॉरी पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे सबसे पहला तुम्हारा होता है सिक्योर क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स ड्यूज। अब सिक्योर क्रेडिटर का तो हमने सरप्लस लिख दिया, दोनों ही नहीं लिख सकते, मैं तुमको वापस समझा रही हूँ। देखो, अगर तुम गलती से भी ये 80,000 यहाँ पे लिख दोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 80,000 से, क्योंकि यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट नहीं लिख रहे हो। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट लिखते 1 लाख और 80 लिखते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 का सरप्लस आ गया है। तो हमने ना यहाँ पे 80 लिखा ना यहाँ पे 1 लाख लिखा, दोनों का डिफरेंस कितना था, 20,000। तो वो 20,000 सरप्लस के कंसिडर करके हम यहाँ असेट्स रियलाइज में लिख रहे हैं। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1 लाख का पूरा असेट रियलाइज इसने नहीं किया है लिक्विडेटर ने। उसने कितना रियलाइज किया, सिर्फ कितना कवर किया बैंक के पास से, 20,000। बाकी का 80,000 खुद बैंक ने बेचा है, यानी उसने तो वैसे पूरा 1 लाख ही, पर एटलीस्ट वो 20,000 बैंक से लेके आया, इसीलिए उसको रेम्यूनरेशन जो है वो इतने पे ही मिलेगा। ये रेम्यूनरेशन गिनने में गलती ना हो इसलिए हम सरप्लस वाला पॉइंट यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर का हमने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया है। अब आता है वर्कर्स के जो ड्यूज है वो, तो हम देख लेते हैं वर्कर का क्या क्या ड्यू है या क्या उसको हमने नहीं दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें बैलेंस शीट में दिया है सैलरी ऑफ अ वर्कमैन। मैंने तुमको फॉर्मेट समझाते वक्त भी बोला था, एम्प्लॉय नहीं, क्लर्क नहीं, कौन, वर्कमैन। वर्कमैन यानी जो वर्कर्स है वो, तो उसका बाकी है 18,000। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ना है 18,000 रुपीज। हम जो है वो हमने स्पेसिमेन में पढ़ा था कि लिक्विडेटर के जो एक्सपेंसेस आते हैं और लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन आता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड, साथ में लिख देने का ये बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंसेस, मैंने तुमको पहले भी बोला था हमेशा एडजस्टमेंट में डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर ₹15,000। 15,000 जो है वो है लिक्विडेशन का एक्सपेंस, तो वो 15,000 जो है वो हम सीधा का सीधा यहाँ 15,000 लिख देंगे। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन उसने कितना बोला है हमें, तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। Liquidator is entitled to get remuneration at 5% on assets या amount realized by him। उसने कितना रियलाइज किया उस पे 5% मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 20,000 लिया, क्योंकि वो उसने पूरा 1 लाख का कुछ बेचा नहीं था। तो ये 5% तुम्हारा रेम्यूनरेशन है। ये कितना आया, टोटल असेट्स रियलाइज 9,02,000, और उसका 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 45,100। So we'll write down 45,100। नेक्स्ट जो आता है अपना स्पेसिमेन के अकॉर्डिंगली, दैट इज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमेशा ही हमें पता है कि 12 महीने के गवर्नमेंट के ड्यूज, 12 महीने का स्टेट इंश्योरेंस, यानी पिछले 12 महीने का ही, उसके आगे का नहीं। फिर सैलरी की अगर बात आती है तो या तो 20,000 या एक्चुअल, या 4 महीने की सैलरी पर एम्प्लॉय, या तो फिर तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और पेंशन जितना भी बाकी है, या हॉलीडे रेम्यूनरेशन जितना भी बाकी है, वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। सो
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम क्या करेंगे, नीचे नीचे लिखते जाते हैं, जितनी आइटम अपने को दिखेगी उतनी हम लिखेंगे। क्रेडिटर्स है यानी लायबिलिटी में हो गए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लायबिलिटी में चले जाएंगे। ये तो तुम्हारा फ्लोटिंग चार्ज वाला है, ये सिक्योर क्रेडिटर है। ऊपर का तो शेयर होल्डर्स होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का अपने को जरूरत नहीं है, ये हमें को जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स अनसिक्योर क्रेडिटर्स है ये वाले। अब बचे कितने, ये वाले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट सीखा था उसमें ही हम कर लेते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क में हमें क्या करना था, एक तो 4 मंथ्स का, या तो फिर एक्चुअल, या तो फिर 20, जो तुम्हारा 1000 20K है, 20,000 वो, इसमें से जो भी लोअर रहेगा वो वाला हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा सबसे कम रहेगा वो वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने क्लर्क है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये इजी है वैसे, 18,000 दिख ही रहेगी, सारे ही ले सकते हैं। 20,000 हम ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 20,000 से तो 18,000 कम ही है, तो हम 18,000 ले ही सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 3 क्लर्क की सैलरी और 3 ही मंथ की है, यानी 3 मंथ्स की है। तो यहाँ पे कितना है अपना, 18,000 ही है। तो 4 महीने से वैसे ही ऊपर नहीं हो रहा है, और ये एक्चुअल 3 मंथ्स है। और अगर तुम गिनने जाओ थोड़ा सा देखो, तो 3 क्लर्क की सैलरी, ईच क्लर्क 20,000 अलाउड है। तो ये वैसे देखने जाए तो कितना अलाउड है, 60,000 अलाउड है, ठीक है। और एक्चुअल कितना हुआ, 3 महीने का, 3 लोगों का, यानी ये छोटी अमाउंट है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। बाकी तुम 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो, ठीक है, उतना तुमको अलाउ हो सकता है। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, तो एक्चुअल तुम्हारा 20,000 से कम है, यानी 60,000 से भी कम है, 4 मंथ की सैलरी से भी कम है, 4 मंथ की तो इससे ज्यादा होगी। तो 18,000 हम पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते क्लर्क सैलरी का पूरा 18,000। देखते हैं हम, यहाँ पे तुमको वर्कमैन सैलरी हमने ले लिया, प्रोविडेंट फंड तुमको दिया है 50,000, तो प्रोविडेंट फंड कितना भी हो हम क्या करेंगे, ले लेंगे। पूरा का पूरा मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, क्योंकि फिर वो नीचे चला जाएगा फालतू में। और ये दोनों का टोटल है तो कितना आएगा तुम्हारा, 68,000। वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इसके अलावा कोई भी क्रेडिटर्स हमें यहाँ पे दिखे नहीं, इसलिए हमने लिया ही नहीं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, वो आता है डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, ठीक है यहाँ पे। सो व्हाट विल गोइंग टू राइट, बाय डिबेंचर्स। अब यहाँ पे अगेन डिबेंचर्स में भी हम देख लेंगे कि अपना कितना है डिबेंचर का वैल्यू। तो डिबेंचर्स जो है तुम्हारे, वो है 2 लाख। ये तो तुमको लिख ही लेना है जितने भी, इसलिए हमने डायरेक्टली अभी क्या किया, सीधा लिख लिया। 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पे लिख लिए। हमें एक चीज बोला गया था सब में कि स्पेसिमेन में, कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो भी हमें क्या करना होता है, इसमें प्लस करना होता है। अब ये सब में दे नहीं दे, तुम इसको लिखने की प्रैक्टिस रखना, नहीं हो तो हम डैश कर देंगे, तो तुमको याद रहेगा एटलीस्ट कि ये भी अपने को यहाँ पे लिखना है, वरना तुम भूल जाते हो, खिचड़ी कर देते हो। कोई कोई तो अलग से नीचे लिखते हैं, तो दैट बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपने को दिया गया है क्या कहीं पे, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 30,000 रुपीज। सो दैट विल एड। अब आ जाते हैं अपने एडिशनल इंटरेस्ट के पॉइंट पे। अब भी मैंने बोला था कि लास्ट में मैं तुमको समझाऊंगी जब वो पॉइंट आएगा। डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 सितंबर 2017, और ये बैलेंस शीट जो तुम्हारी एंड हो रही है वो है 31 मार्च 2017 को। यानी डिबेंचर होल्डर्स जो है उसको तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये मार्च तक का बैलेंस शीट है तो देखो मार्च तक का देंगे। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो मार्च तक का है, तो बाकी के इंटरेस्ट का क्या, उसका तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी का इंटरेस्ट सितंबर में हम दे रहे हैं एंड में, तो कितने महीने हुए, मार्च टू सितंबर,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि मार्च एंड तक का है, तो अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक का कितना हुआ, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमें उसको पे करना पड़ेगा। बट वेट अ मिनट, गवर्नमेंट यानी कंपनीज एक्ट में उसने क्या बोला है, ये हम लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कि भाई तुम्हारा एडिशनल जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अब ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक रूल है जो मैं यहाँ पे नोट करके लिख रही हूँ। Additional interest to the debenture holders. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर्स के बाद अगर तुम अपना फॉर्मेट देखते हो तो यहाँ पे तुमको लिखा है मैंने, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये है कि तुम इसको फॉर्मेट में नीचे नहीं लिखोगे, तुमको चेक करना है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए तुम्हारे पास पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं। ठीक है, यानी कि रिसिप्ट तुम्हारा कितना है, 9,100 प्लस तुम्हारा 9,000, सॉरी 9,02,000, यानी कि ये तुम्हारा कुछ 9,11,000 के आसपास तुम्हारा हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद उसके बाद तुम्हारा 9,11,100 जो भी है तुम्हारा, उसके बाद तुम इसमें से माइनस करोगे, जैसे जैसे पैसे देते जाओगे उतना उतना कम होता जाएगा। फिर तुमको इसको भी माइनस करना है, डिबेंचर के 2 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 30,000, ये वाला तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है, तो इसका हम अंदर से मत माइनस करना। यानी इतने माइनस किए, कैलसी पे साथ में अभी तुम कर भी सकते हो, 2 लाख माइनस किया, 30,000 माइनस किया, फिर हम देखेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है एग्जाम्पल में। सो विल चेक कि भाई अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है, अगर इसमें से कुछ बचता तो उसको भी हम अनसिक्योर क्रेडिटर्स में ऐड करते, पर नहीं, पूरा का पूरा 18,000 प्रेफरेंशियल था। तो अपना अनसिक्योर क्रेडिटर सिर्फ उतना ही है जितना यहाँ पे लिखा है ट्रेड पेएबल में। तो वो 2 लाख के क्रेडिटर्स जो थे तुम्हारे, वो तुम्हारे क्या हो गए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली आउटसाइड लिख देंगे। तो अब हम 2 लाख को भी माइनस करें तो अपने पास पैसे बचते हैं, बचते हैं तो एडिशनल इंटरेस्ट हम पे करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ पे ही, पर इसको पहले माइनस करके चेक करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे एडिशनल इंटरेस्ट गिनेंगे। अब एडिशनल इंटरेस्ट कितने महीने का था, तो वो है तुम्हारा 6 मंथ्स का। कैसे आता है हमने देख लिया, जो 6 मंथ्स का है तुम्हारा, वो कैसे आया, तो तुम्हारे मार्च एंड से लेके, सॉरी यानी मार्च एंड यानी 1 अप्रैल से लेके तुम्हारे 30 सितंबर तक कितने महीने हैं, 6 महीने। अब तुम बोलोगे 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे गिनेंगे हम, तो हमने अभी जैसे आगे किया था और टैक्सेशन में हम परसेंटेज निकालते थे डिपार्टमेंटल में, सेम वे डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 15%। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% हम करेंगे यहाँ पे, और कितने महीने का है, 6 ही महीने का है। तो ये कितने महीने का होता है जनरली, 12 महीने का, तो 6/12 कर देंगे, आधा कर देंगे उसको। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो हम कैलसी पे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अपना ₹1 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो तुम्हारा 30,000 आना चाहिए। और इसका 50% हम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें लेना है, यही आ सुधा, उसका 50% लेना है, आधा 6 महीने का ही लेना है। तो अपना कितना आएगा,
15,000। तुम कैलसी पे मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो भी इतना ही आएगा। सो विल गोइंग टू राइट इट डाउन 15,000। ठीक है, तो अब 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो तुम्हारा आएगा 2,45,000। 2 30 और 15 यानी 2 40 और 5 2 45। 2,45,000 अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने अनसिक्योर क्रेडिटर्स को भी पे कर लिया है। नाउ इट्स टर्न फॉर शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स में सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसका नाम इंडिकेट करता है कि भाई उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जब भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तब, और जब भी कंपनी को वाइंड अप करेंगे तब। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, इसीलिए उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कितना पे करना है अपने को उसे। तो भाई उसको हमें पे करना है 1 लाख रुपीज। सो विल गोइंग टू राइट डाउन 1 लाख रुपीज। आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट में बोला था तुमको कि 2 साल का एरियर्स है उसका। तो हमारे स्पेसिमेन में भी हमने देखा है कि एरियर्स हो तो दे देने का। तो यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 years। पिछले 2 साल का उसको हमने डिविडेंड दिया नहीं है, तो अब कंपनी बंद हो रही है तो देके ही जाएगी कंपनी, पैसा है तो 2 साल का यानी यहाँ पे कितना है, प्रेफरेंस के आगे हमेशा परसेंटेज होता है तो 10% उसका वैल्यू है। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। और 2 महीने का बाकी है यानी कितना हुआ, 20,000। तो टोटल तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जो है रेफरेंस डिविडेंड वो कितना हुआ, 1,000 रुपए। कहाँ से आया पता चला ना। तो ये कैसे आया तुम्हारा 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है उसका डिविडेंड का, 10%, मल्टीप्लाई बाय 2 years, 2 साल का बाकी है इसलिए। तो हमने यहाँ पे का लिख लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 1,20,000। सो विल गोइंग टू राइट डाउन 1,20,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम क्या करेंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बेचारे सबसे गरीब वाले हैं अपने, तो यहाँ पे उनको जितना बचेगा उतना पे कर देंगे। सारा ही बच जाता है उतना सारा ही इनको दे देते हैं हम। तो टोटल करेंगे 9,02,000 एंड 9,100। सो विल गेट 9,11,100। और यहाँ पे 9,11,100 में से हम सारे आइटम माइनस कर दे जाएंगे। तुम अपने कैलसी पे करना, मैं यहाँ पे कर लूँ। 9,11,100। ठीक है, ये है तुम्हारा रिसिप्ट साइड। और तुम्हारा पेमेंट साइड जो है, तेरा, तुमने यहाँ पे पेमेंट साइड भी ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो इक्वल्स टू पेमेंट जो है उसका सबका टोटल कर देते हैं हम। तो तुम्हारा इतना आया, और इसको हम किस में से माइनस करेंगे, 9,11 में से माइनस कर देंगे। ये गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुको, वो ले ही नहीं रहा है इसको। तो ये तुम्हारा पेमेंट का टोटल आया। ठीक है, और ये तुम्हारा रिसिप्ट था, उस रिसिप्ट में से हमने पेमेंट माइनस किया, सो वी गॉट 2 लाख। और अपने को इक्विटी को कितना देना है,
2 लाख ही देना है। यहाँ पे 50 लाख भी होता पर 2 लाख ही बचे तो कंपनी 2 लाख ही दे पाएगी, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा, 2 लाख। ऐसे ही मन से मत लिख देना, यहाँ पे हमें क्या करना होता है लास्ट में, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। वो तो हम थ्रू आउट द सम करते हैं, हमने अनसिक्योर क्रेडिटर्स के वक्त भी किया था। तो यहाँ पे ये वाला सम तुम्हारा खत्म होता है।